हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेटल 2.0 क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान लेकर आया हूं, जिसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है। मैं भी जो भी प्रश्न मैं आपको पढ़ाता हूं या बनाता हूं, अभी प्रश्न ही बना रहा हूं, अभी वीडियो मैं चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता है। अब अगले सत्र से ही मैं चैप्टर पढ़ाना शुरू करूँगा। तो मैं वही क्वेश्चन लेता हूं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। मेरा उद्देश्य है कि जो बच्चे कॉपी यानी नोट्स बुक नहीं बनाते हैं, उनको नोट्स बुक न बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो केवल मेरा वीडियो देखेंगे, उन्हें लिखने का तरीका से लगाए और उन्हें लिखने का हर एक मोमेंट पता चल जाएगा। तो जो मेरे चैनल पर नए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला और अफजाई हो। तो मैंने प्रश्न में लिया है, अति लोकप्रिय ही प्रश्न है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छोटे प्रश्न हमें बढ़िया नंबर देते हैं, क्योंकि इसमें हमें, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में अगर इन्हें सही लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। बड़े प्रश्नों में हम जोड़ जाड़ के लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा। इसमें सही लिखना बहुत ही जरूरी होता है। तो पहला हमारा प्रश्न है, भारत के किन दो पड़ोसी देशों के नाम। तो पड़ोसी देश किन्हें कहते हैं? जो हमारे देश के आसपास देश होते हैं उन्हें हम पड़ोसी देश कहते हैं। अब आसपास हमारे देश के लगभग कई देश हैं, जिसमें पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है। ये हमारे सब पड़ोसी देश हैं। तो हमें इनमें किन्हीं दो देशों को लिखना है, और ये कई बार पूछा था। जब मैं भी परीक्षा दे रहा था ना तो पूछा था, लेकिन उसमें साथ में राजधानियाँ भी जोड़ दिया था। तो भारत के दो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश और नेपाल। श्रीलंका भी लिख सकते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जितने देशों को, उसमें किन्हीं भी दो देशों को लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय विदेश नीति के दो सिद्धांत बताइए। यानी सिद्धांत का मतलब होता है नियम, एक प्रकार से नियम ही होता है। तो भारतीय विदेश नीति के दो सिद्धांत निम्न हैं या निम्नलिखित हैं। दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान होना चाहिए, अपने देश में दूसरे देश में। जैसे पाकिस्तान है तो हम भी उसके प्रति सम्मान करें, वो हमारे देश के प्रति सम्मान करे, तो ये विदेश नीति अच्छी साबित होगी। दूसरा है परस्पर गैर आक्रमण। परस्पर गैर आक्रमण का मतलब होता है कि हम आक्रमण ना तुम्हारे ऊपर करेंगे ना तुम हमारे ऊपर करोगे। जब हम एक ऐसे दूसरे के साथ करेंगे तो हमें मित्रता का भाव पनपेगा, है ना। तो एक दूसरे के साथ मित्रता का भी सहयोग करना चाहिए। यही हमारी विदेश नीति बहुत पहले से ही रही है, पंचशील सिद्धांत के समय से ही रही है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमारा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के दो अस्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। ऐसे तो कई देश हैं अस्थायी सदस्यों में, इसमें जो मुख्य जो देश हैं अस्थायी, उसमें जो पहला देश है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों में अमेरिका और रूस हैं। अमेरिका और रूस ये दो देश हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट देश हैं, और इनकी काफ़ी भागीदारी है उसमें। और अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें खंड दो खंडों में आता है, आपको बता दें। तो इसमें जो दूसरा खंड है, खंड ख, तो उसमें भी हमारे लिए 3 प्रश्न आते हैं, और एक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है। यानी 6 नंबर खंड क से और 6 नंबर खंड ख से 12 नंबर मिलेगा। 6 नंबर बहुविकल्पी का आएगा, 6 नंबर खंड ख से आएगा, क से आएगा, तो यानी 12 नंबर को हो गए, 24 नंबर हमारे हो गए। और 6-6 नंबर करके हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो 24 नंबर को वो होते हैं। 6 दिन 12 दिन 24 नंबर को होते हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो 24 नंबर का लगभग वो होते हैं। तो इस प्रकार के हमारे लगभग 70 नंबर के प्रश्न आते हैं, लगभग 70 नंबर के प्रश्न होते हैं, और 30 नंबर हमारे प्रैक्टिकल से मिलते हैं। उसके बारे में भी हम कभी बता देंगे, पूरी कॉपी भी लिखकर हम बता देंगे। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, लिखा है कि अपुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण लिखिए। एक पुनः चक्रीय होता है, एक अपुनः चक्रीय होता है। तो पुनः चक्रीय अपुनः चक्रीय के विपरीत होते हैं, यानी उल्टे होते हैं। तो अपुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन लंबी और भूवैज्ञानिक समावधि के माध्यम से बनते हैं। ये 1-2 सालों में नहीं होता है, इन्हें बनने में सैकड़ों सालों तक लगते हैं। ये हमारे वैज्ञानिकों का मानना है। ये संसाधन एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, यानी हम इसका प्रयोग बार बार नहीं कर सकते हैं, यानी दोबारा नहीं कर सकते हैं। इन्हें दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता या दोबारा प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। इसमें जीवाश्म ईंधन शामिल होते हैं। जीवाश्म ईंधन का मतलब वे ईंधन जो जीवों के अंश से बने होते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, मोबिल ऑयल, ग्रीस ऑयल, ये है जीवाश्म ईंधन है, कोयला है। ये एक बार प्रयोग कर लेंगे तो इन्हें हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
अगला जो हमारा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित हमें समझाना है, 2 समस्या भी बताना है। तो इसमें 2 समस्या है जो असंगठित क्षेत्र के, वो 2 क्षेत्र निम्न हैं। उसमें दोनों ही क्षेत्र हमारे आते हैं, मजदूरी और स्वास्थ्य। ये दोनों ही हमारे अर्थव्यवस्था के बहुत ही बड़े अंग हैं। अगर ये ठीक नहीं रहेगा, मजदूर नहीं होंगे, मजदूर के स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, या किसी देश में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य सही नहीं होगी, उन्हें मजदूरी करने का अवसर नहीं प्राप्त होगा, तो वह बड़ी एक समस्या बन सकती है। तो यही है, ये 2 आप नाम याद रखिएगा, मजदूरी और स्वास्थ्य। ये 2 असंगठित क्षेत्र के, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र के समस्या में से आते हैं। अगला जो आखिरी प्रश्न है हमारा, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र लोगों को सर्वाधिक रोजगार प्राप्त करता है? तो बता दूं, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। प्रथम क्षेत्रक है जो कच्चा माल उत्पादित करता है, और द्वितीय क्षेत्र उसको बनाता है, पक्का माल के रूप में प्रयोग करता है। तृतीय क्षेत्र सेवा का क्षेत्र होता है, जैसे आपको पता है। तो अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है, लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत में ज़्यादातर जो लोग हैं ना, खेती बाड़ी में ही लगे हुए हैं। तो आसानी से समझिएगा कि ये कृषि का क्षेत्र है, और ये प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको समझ में आई होगी, और नहीं आई होगी तो फिर इसको एक बार और समझ करके देख सकते हैं। 1-2 बार देखेंगे तो क्वेश्चन ही याद हो जाएगा, है ना। तो आप इस चीज़ को, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को आपको समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं और अच्छा वीडियो बनाऊं। मैं पूरी क्वेश्चन में बनाऊंगा, अच्छे क्वेश्चन बनाऊंगा, और उस तमाम क्वेश्चन आपको वही क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी सन में परीक्षा में ही पूछे गए हों, और बार बार इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।